हाँ जी, तो हमने देखा था कैसे स्प्लिटिंग होता है। स्क्रीन सभी को शेयर हो रहा होगा। चलिए, तो हमने देखा स्प्लिटिंग होता है जिसमें लोअर वाली एनर्जी जिसको हम T2G और ऊपर वाली को EG कहते हैं। हमने देखा था T2G ट्रिपली डीजनरेट होता है। G फॉर जीराड, जीराड का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। एक ऐसा सेंटर है जहाँ से जिस भी डायरेक्शन में जाऊँ उसके अपोजिट आने पे मुझे सेम चीज़ मिल जाए, इट इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सब कहानी हमने लास्ट क्लास में जनरली ऑब्जर्व की थी। इसके अलावा जो आज हमें पढ़ना है जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा था ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। ये डी के 5 ऑर्बिटल थे जो अभी किसी लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक बार ढंग से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे ढंग से हो नहीं पा रहे। चलिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर। तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो डी में देखने को मिलते हैं, जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऑन द एक्सिस होते हैं। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस। जैसे जैसे ये लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इनकी एक सर्टेन टाइम तक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे। जैसे जैसे रिपल्सन होगा एनर्जी में इंक्रीमेंट होते हुए दिखेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डी ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में आपको स्प्लिट होता हुआ दिखता है, जिसमें से हम लोअर वाले पार्ट को T2G ट्रिपली डीजनरेट जिसमें DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल आते हैं। इसके अलावा हाई एनर्जी वाले जिसमें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ये हम पढ़ रहे हैं CFSC ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की। ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे स्प्लिटिंग होती है, अष्टफलकीय में कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो दो पार्ट में स्प्लिटिंग होती है क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड होते हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि लिगेंड पे जनरली माइनस चार्ज है। लिगेंड चाहेंगे हम एक निश्चित दूरी पे रहें, और वो दूरी कितनी रहेगी? 90 डिग्रीज की, क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में सभी बॉन्ड एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो ऐसे केस में हमने देखा जब मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन होगा तो ऑन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के वो रिपेल हो जाएंगे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सो उनकी एनर्जी हमें हाई होती हुई दिखेगी। जिस सेंटर से वो एनर्जी हाई होती हुई दिखेगी उस सेंटर को हम बैरी सेंटर कहते हैं। दिस सेंटर इज द बैरी सेंटर, ध्यान रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसी की एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है इस बैरी सेंटर से, वो कौन है? T2G है। तो वो एनर्जी डिक्रीज कितना होता है? इट इज -0.4 डेल नॉड। डेल नॉड का मतलब होता है बच्चों यहाँ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी का। और यहाँ जो एनर्जी में इंक्रीज होता है बच्चों इट इज +0.6 पॉइंट, थोड़ा बड़ा बन पा रहा है, कोई बात नहीं, अब बस समझिएगा, बोलता हुआ चल रहा हूँ, नोट करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे। इट इज पॉइंट, तो +0.6 डेल नॉट का एनर्जी में इंक्रीमेंट या इंक्रीज होते हुए आपको दिखता है। तो बैरी सेंटर से T2G की एनर्जी कितनी कम हुई? तो आपको पता है जब एनर्जी कम होती है तो सिस्टम से एनर्जी निकलती है, और जब भी एनर्जी निकलती है तो आप माइनस का साइन लेके चलते हैं, और जब भी एनर्जी इंक्रीज होती है तो डेट मींस आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं और साइन जनरली प्लस का आप बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है, क्योंकि इतनी एनर्जी निकल चुकी है। 0.4 एनर्जी से वो स्टेबल हो गया, कौन? T2G। और 0.6 की एनर्जी से EG अनस्टेबल हो चुका है। सो हमने जानने की कोशिश करी कि 0.4 से वो एनर्जी में डिक्रीज हुआ है और 0.6 से एनर्जी में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द बैरी सेंटर। दैट मींस मेटल और लिगेंड एक निश्चित दूरी पे आ गए, जिनकी वजह से रिपल्सन हुआ। जो लिगेंड और मेटल सेम एक्सिस पर आ रहे थे उनके बीच में रिपल्सन हुआ। हमने देखा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। एक्सिस से लिगेंड आ रिपल्सन हुआ, एनर्जी हाई हो गई 0.6 डेल नॉट से, याद रखना।
और जो डिक्रीज हुई है वो -0.4 डेल नॉट से हुई है। अब कई बार हमें इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि इस एनर्जी को कैसे याद रखा जाए। देखो ट्रिपली डीजनरेट कितने ऑर्बिटल है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि ट्रिपली डीजनरेट का मतलब होता है 3, मैंने कल भी बताया था, dxy dy z dz। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो याद रखना हमेशा 3 वाले ऑर्बिटल के साथ जहां t लिखा होगा उसके साथ 0.4 की ही मल्टीप्लाई हो रही होगी। 3 के बाद आता है 4। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो क्योंकि कई बार से हम इसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी एनर्जी क्या होने वाली है। अभी टेट्राहेड्रल का केस देखेंगे तब आप देखेंगे हाँ भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा कंक्लूजन का जो कंफ्यूजन का सिलसिला है वो बढ़ता रहेगा। तो हमने देखा कैसे एनर्जी यहाँ पे 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना वो कितना स्टेबल होगा, और उसको निकालने के लिए हम पढ़ते हैं CFSE। आप हेडिंग डाल सकते हैं CFSE, इसको भी खैर नोट करना था। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कितना वो क्रिस्टल स्टेबलाइज होगा, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो दिस CFSE इज इक्वल टू, अब ये कितनी होंगे? तो देखिए ये T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2 ऑर्बिटल। तो आपको यही चेक करना है कि इन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मान लीजिए T2G ऑर्बिटल में टोटल m इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए EG ऑर्बिटल में टोटल n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो CFSE निकाली जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.4 डेल नॉट है। तो अगर मान लीजिए T2G में m इलेक्ट्रॉन है तो m इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -0.4 डेल नॉट इंटू m। प्लस हमने देखा एक EG ऑर्बिटल की एनर्जी +0.6 डेल नॉट होती है। मान लीजिए उसमें n इलेक्ट्रॉन है तो n की एनर्जी इतनी हो जाएगी। प्लस इस फॉर्मूले में, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं जनरली, प्लस इस फॉर्मूले में हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट आर पेयर्ड। सो पीई यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में पेयर बनाएंगे, पेयरिंग एनर्जी। तो CFSE का जो फॉर्मूला होता है, द CFSE इज गिवन बाय 0.04, ये पॉइंट है भाई, जीरो मत समझ लेना से, 0.4 डेल नॉट इंटू m। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.4 है तो m इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस एनर्जी ऑब्वियस बात है ऐड करके निकलेगी नेट एनर्जी का, तो प्लस 0.6 दैट मींस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसमें लेट अस से n इलेक्ट्रॉन है, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस NPE क्या है? नंबर ऑफ, n इज द नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में यूज हो रहे हैं। चलिए इन कंसेप्ट को भी समझते हैं कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। यहीं से कंसेप्ट बनता है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। जरा इसको भी समझेंगे, बट इससे पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन का CFSE निकालने की कोशिश करते हैं। अब तक बच्चों हमने पढ़ा है FeH2O का होल 6, इस तरह के कॉम्प्लेक्स हमने पिछले साल पढ़े थे, उसी के बेसिस पे हम एक CFSE जल्दी से निकाल लेते हैं। यदि हमारे पास FeH2O का होल 6 है तो मैंने आपको बताया था ना, एक ही ऐसा क्वेश्चन दूंगा, एक ही कॉम्प्लेक्स दूंगा, उसमें आपको कम से कम 20 से आप देखेंगे 25 क्वेश्चन के बीच में आप क्वेश्चन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे 20 से 25 क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर देंगे जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में, इस कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ये पूछा जाता है इस कॉम्प्लेक्स में मेटल की, धातु की, जो यहाँ पे मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट है, नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं? जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है उसे x मानना होता है, +6। वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है न्यूट्रल होता है, वाटर इज न्यूट्रल, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम 0 मानते हैं, ठीक, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, 0 ऑक्सीजन स्टेट मानते हैं। इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज कितना है? +3 चार्ज है। तो आप देखेंगे यहां से जो मेटल है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ गई।
तो आयरन जो है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। सेकंड, ये खैर सेकंड तो क्वेश्चन नहीं बनता, वो तो आपको आना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैं सेकंड पॉइंट बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपने देखा आयरन Fe, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है, 4s2 होता है। आयरन यहां पे +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाते हैं, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक D से निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0 आया। इसके बाद यहाँ पे आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है, सेकंड क्वेश्चन, आपने ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया, उसके बाद आपसे जनरली इसका नेम पूछा जाता है, नेम ऑफ द कंपाउंड। तो IUPAC नेम करना हमने लास्ट टाइम सीखा था। क्या कॉम्प्लेक्स है? FeH2O का होल 6। H2O को हम लिखते हैं एक्वा, कितने हैं? 6, तो नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा। फिर इसके बाद क्या है? Fe को हम बोलते हैं आयरन। फिर इसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, रोमन नंबर में, ध्यान रखना +3 डायरेक्ट भी लिखा होगा, +3 रोमन नंबर में भी लिखा होगा, ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन। फिर इसके बाद थर्ड है, और फिर इसके बाद ये है क्या? आयन, तो आयन यहाँ पे लिख दूंगा, तो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है, ध्यान रखना, क्योंकि आयन है तो इसलिए मैंने आयन बनाया, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। अब इसके बाद आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कि जनरली इसकी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, से पूछ सकता है आपसे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम करते थे कि वैलेंसी को लिखते थे, तो Fe का ग्राउंड स्टेट में जो हमें वैलेंसी देखने को मिलता है वो होता है 3d6 and 4s2, 3d and 4s। 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हुंड्स का नियम लगाता हूं कि इलेक्ट्रॉन को पहले मैं सिंगल सिंगल भरूंगा विद द सेम स्पिन, एंड देन उसके बाद पेयरिंग करूंगा। फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। इसके बाद अगर आगे देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि Fe +3 ऑक्सीजन स्टेट में है इस कॉम्प्लेक्स में, तो जो कि इसकी मैं एक्साइटेड स्टेट मान के चलता हूं, ES लिख देता हूं शॉर्ट में। GS इज द ग्राउंड स्टेट, ES इज द एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में यदि मैं देखूं +3 का मतलब क्या है कि S से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। तो जब D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे D में बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन और S में बचेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, तो S में मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते दिखा रहा। इसके बाद अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है जो मुझे गिवन है। कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6 और इस पे है +3 चार्ज। जब मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या कि द नेचर ऑफ लिगेंड। यहाँ पे जो लिगेंड जुड़ रहा है Fe से, ये लिगेंड कैसा है? ये लिगेंड वीक फील्ड है या ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो हम देखते हैं H2O को, H2O यहाँ पे Fe के लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। H2O यहाँ Fe के लिए वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह काम करता है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग को अलाउ नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स डू नॉट पेयर, ये पेयर नहीं बना पाते इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र दुर्बल है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। हालांकि VBT ने इस थ्योरी को डिफाइन नहीं करा था, बट एक कंसेप्ट हम वहां पे मान के चलते हैं। अब हम धीरे धीरे क्लासेस में सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वीक फील्ड का कंसेप्ट निकल के आया CFT से, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। पर फिलहाल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो Fe के 5 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐसे सिंगल सिंगल ही भरने होंगे। ध्यान से समझिएगा, Fe के 5 इलेक्ट्रॉन मुझे सिंगल सिंगल ही भरने होंगे। जो H2O के इलेक्ट्रॉन है वो मैं आगे से भरना शुरू करूंगा। आप जानते हैं एक H2O एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये इसका 3d ऑर्बिटल था, ये 4s ऑर्बिटल था, ये 4p ऑर्बिटल था और ये 4d ऑर्बिटल था। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि हाँ, जब हाइब्रिडेशन इसका निकालूंगा तो हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है, p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, d के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो यहाँ से मैं अगर हाइब्रिडेशन चेक करूं, इट इज ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। और ये ऑक्टाहेड्रल में भी कैसा है? आउटर ऑक्टाहेड्रल है। तो मेरे से यहाँ से 3 क्वेश्चन और बन गए जो हमने VBT पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही था कि आप मुझे
इसमें मेटल की ऑक्सीजन स्टेट बताइए, दूसरा इसका नेम बताइए, तीसरा वीबीटी, वीबीटी में भी क्वेश्चन बनता है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन बन गया कि लिगेंड का नेचर बताना है इस कॉम्प्लेक्स में। यहां से फिफ्थ क्वेश्चन बना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन देखा आउटर ऑक्टाहेड्रल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इनर आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर आउटर ऑक्टाहेड्रल क्वेश्चन बनाएगा। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता रहेगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और आपके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे। ध्यान रखिए हर 15 दिन में 10 दिन में जो है आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, ऐप में ही टेस्ट मिल जाएंगे आपको। जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऑब्वियस थर्ड ईयर में क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो है टेस्ट देना होगा, रेगुलरली टेस्ट देंगे और मार्क्स आपके जो है आपके पेरेंट्स को भी भेजे जाएंगे। ठीक, चलिए तो आउटर ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फिफ्थ क्वेश्चन बन गया। सिक्स क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेड, ये मैं क्वेश्चन अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 5 होंगे। हाँ जी, वेरी गुड। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं Fe में ये D के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेड हैं, दैट मीन्स असंयोजित हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक, दैट मीन्स पेयर्ड नहीं है, तो दैट मीन्स अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहां से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ सकता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, दैट मीन्स इसका ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने देखा था, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, यूनिट थी उसकी बोहर मैग्नेट्रॉन Bm, जहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो उस पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5+2 वैल्यू आप रख रही है और उसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? √35, और √35 को आप सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। ध्यान रखना ये आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, इसे क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं, जिसमें आपसे पूछता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जो आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या फिर प्रतिचुंबकीय है, दैट मीन्स डायामैग्नेटिक है। तो आप जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो पैरामैग्नेटिक होता है, और जिस पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, n बराबर 0 होगा, तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। जो अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में यहां से जो बनाऊंगा वो होगा CFSE का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो समझते हैं CFSE को यहां पे जल्दी से। आपको मैंने ये बता ही दिया कि कैसे वो स्प्लिटिंग होती है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे CFSE निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये थे, आपको वही एनर्जी का टर्म तरीके से बना के दिखाना है कि पहले ग्राउंड स्टेट में था, धीरे धीरे एनर्जी दोनों पास में आए, उनके बीच में रिपल्सन हुआ, एक टाइम रिपल्सन के बाद उनकी जो है एनर्जी स्प्लिट कर दी 2 पार्ट्स में, एनर्जी को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, जिसमें से हमने देखा था ये बैरी सेंटर होता है, इट इज द बैरी सेंटर। बैरी सेंटर होता है जिसमें से नीचे वाले को हम T2Z कहते हैं, ऊपर वाले को हम जनरली EG कहते हैं। तो यहाँ पे CFSE अगर मेरे को निकालनी है तो मैंने देखा Fe के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे H2O वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, तो हमें हुंड्स का नियम भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल 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 भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैं सिंगल भर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, दिस एनर्जी गैप इज वेरी लो। ये बैरी सेंटर और ये जो एनर्जी गैप है, दैट मीन्स मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर वीक फील्ड लिगेंड, मतलब जो दुर्बल क्षेत्र वाला लिगेंड होगा
उसके लिए द स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है इज वेरी लो, ये जो एनर्जी गैप स्प्लिट हो रहा है ये बहुत 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 लो है। समझते हैं इसको कैसे बहुत लो है। ठीक, एनर्जी गैप लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मैंने सिंगल सिंगल फिल करे हैं। अगर यही एनर्जी गैप ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाते, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल होते, और यहीं से कंसेप्ट बनता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का, उसको भी देखेंगे। पर फिलहाल मैं आपको जल्दी से यहाँ CFSC निकाल के बता देता हूँ। CFSC के लिए अभी फॉर्मूला देखा था, ऑक्टाहेड्रल के केस में ये एनर्जी गैप हमने देखा 3 के बाद 4 तो -0.4 डेल नॉट। ठीक, पॉइंट है भाई, ये पॉइंट ही नहीं लग पा रहा, पता नहीं क्यों, चलिए कोई बात नहीं, पर मैं बोलता हुआ चल रहा हूं। और ये एनर्जी गैप 0.6 डेल नॉट, तो -0.4 डेल नॉट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.4 है, 3 की कितनी होगी 0.4 इंटू 3, प्लस यहां पे देखते हैं 0.6 इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डेल नॉट। क्या इलेक्ट्रॉन यहां पे कोई भी पेयर हुआ है? नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग नहीं कर पाया, तो यहां पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हुए इनटू उसकी पेयरिंग एनर्जी, तो 0 PE हो जाएगा। अब यहां पे CFSC निकालनी है तो 4 पॉइंट मतलब ये हो जाएगा -1.2 डेल नॉट, 4 3 12, और ये हो जाएगा ऑब्वियस 1.2 डेल नॉट प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी। नेट CFSC निकालूंगा -1.2 प्लस 1.2 0, डेट मीन्स इस केस में CFSC 0 आएगी। और वहां यहां से एक और आइडिया मिला कि अगर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हो तो ध्यान रखना CFSC हमेशा 0 ही आती है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हाँ हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया कि CFSC ऐसे केस में 0 आती है। किसके लिए? अगर D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, दुर्बल क्षेत्र वाला लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो CFSC हमेशा 0 आती है, जो कि हमने कैलकुलेट भी करा अभी। तो ऐसे इतना प्रैक्टिस करिए कि ऐसे क्वेश्चन, हाँ भाई D5 वीक फील्ड है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर, इसको अगला कर लेंगे, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 बन गया यहाँ से कि बताइए D5 वीक फील्ड है तो CFSC कितना, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बन गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, पेयरिंग एनर्जी कितनी होने वाली है, ये अलग से भी पूछता है। पेयरिंग एनर्जी कितनी होने वाली है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो कितनी है, हमने देखा पेयरिंग एनर्जी यहाँ 0 है। तो ये बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके जो 3 दिन में पढ़ा है उससे यहाँ पे आपके 11 क्वेश्चन बन गए, और ये मान के चलिए 11 में से 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछता आपके एग्जाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए। तो अब तक हमने देखा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल केस। ऑक्टाहेड्रल में मेटल और लिगेंड दोनों ही एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उनमें रिपल्सन होता है, उनकी एनर्जी हाई होती है। एक्सिस पे dx² - y² और dz² ऑर्बिटल होते हैं, तो बिटवीन वालों की एनर्जी कम हो जाती है। जो जिनकी एनर्जी इंक्रीज होती है +0.6 डेल नॉट से होती है, और जिनकी एनर्जी डिक्रीज होती है वो -0.4 डेल नॉट से होती है। नीचे वाले एनर्जी को हम T2Z बोलते हैं, रिवाइज करिए, और ऊपर वाली एनर्जी को हम EG बोलते हैं। वेर G इज द जीराट, जीराट का मतलब होता है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें ध्यान में रखना है, ऐसा सेंटर जहां से जिस भी डायरेक्शन में जाऊं और जस्ट अपोजिट आऊं, 180 आ जाऊं तो मुझे सेम चीज मिल जाए, ऐसा सेंटर जो सिमेट्रिकल मुझे दिखा दे किसी भी चीज को। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस वाले पूरे गैप को, मतलब यहां पे इस एनर्जी गैप और इस एनर्जी गैप को हम पूरा 1 डेल नॉट मान लेते हैं भाई, +0.6 और -0.14, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1 डेल नॉट। ये पूरा एनर्जी गैप 1 डेल नॉट के बराबर होता है। और ये 1 डेल नॉट की अगर आपको कहीं पे पॉइंट में नहीं दिखाना है तो ये ध्यान रखना, दिस 1 डेल नॉट इक्वल टू 10 DQ। ये आपके जस्ट बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, हालांकि इतने हल्के क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। ध्यान रखना, ये जब शुरू में जब पैटर्न चेंज हुआ था तब ऐसे क्वेश्चन थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 1 डेल नॉट में 10 DQ होता है। बट फिर भी याद रखना, ये नहीं कि भैया ने कहा पूछेगा ही नहीं तो हम याद भी नहीं करेंगे, याद रखना है। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे आने के चांसेस अब कम हो गए। देखो मैंने आपको लास्ट में बोला था, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई आप इस बेसिस पे जो है ज्यादा सोचेंगे और जो है आप ज्यादा मेहनत करेंगे पढ़ने के लिए, बट हाँ मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि जो इनऑर्गेनिक का पेपर है आप एनालाइज कर लीजिए खुद से भी। जब आप जैसे से पढ़ेंगे तो पेपर जो पूछने का तरीका है वो कंसेप्चुअल बेस ज्यादा है। हर बार होता था कि प्रीवियस ईयर के उठा के क्वेश्चन दे देता था,
अब क्या है, कंसेप्ट्स को ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे एक क्वेश्चन बना दे रहा है, उसमें 4 स्टेटमेंट दे रहा है और आपको चारों ही स्टेटमेंट सॉल्व करनी पड़ रही है। अब तक क्या होता था, आपने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी और जो स्टेटमेंट है सही उसको आपने टिक कर दिया। अब आपको चारों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना पड़ रहा है कि इसमें से कोई स्टेटमेंट सही तो नहीं, एक बार बाकी स्टेटमेंट को भी चेक कर लूं, कहीं बाकी स्टेटमेंट में मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया तो नहीं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि कैसे उन तरह के जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये एनर्जी सेंटर जो बैरी सेंटर से लेकर ऊपर और नीचे जो एनर्जी गई है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है 1 डेल नॉट का होता है और 1 डेल नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन ये था 1 डेल नॉट इक्वल टू कितना dq, तो इट इज इक्वल टू 10 dq। अगर मैं 10 dq में की टर्म में इसमें निकालूंगा तो ऑब्वियस बात है ये जो एनर्जी है, ये जो राइज हुई एनर्जी में, ये एनर्जी होगी 6 dq, क्योंकि 1 डेल नॉट बराबर 10 dq, तो 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 जो है 6 dq ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और जनरली अगर मैं नीचे एनर्जी की डिक्रीज देखूंगा तो दिस एनर्जी डिक्रीज इक्वल टू 4 dq, माइनस है ऑब्वियस बात है डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू -4 dq। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर मुझे पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए तो 10 dq से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो आई थिंक ये आपको CFSC क्लियर हुआ होगा। अब चलो बच्चों एक जनरल आइडिया, जनरल ओवरव्यू लेते हैं। हमने लास्ट ईयर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, इस ईयर भी है, दूर नहीं गई। ठीक, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये ध्यान रखना था, एक जनरल आइडिया दिया था, हालांकि इस बार पूरी सीरीज है बट पिछली बार एक जनरल आइडिया लिया था कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड की सीरीज होती है, इट इज द लिगेंड सीरीज। ये लिगेंड की सीरीज होती है बच्चों, और इस सीरीज में जो लिगेंड होते हैं उसका ऑर्डर ऐसे होता है कि ये सीरीज शुरू होती है वीक फील्ड लिगेंड से, वीक फील्ड लिगेंड से, और ये सीरीज जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक। SFL लिख देता हूं शॉर्ट में, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों, ये वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाती है, जिसमें आपका सबसे वीक फील्ड लिगेंड आयोडीन माना जाता है, उसके बाद ब्रोमीन माना जाता है, उसके बाद क्लोरीन माना जाता है, उसके बाद फ्लोरीन माना जाता है। इसके बाद बीच में और भी बहुत सारे लिगेंड आते हैं, उसको सीरीज में जब देखेंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही आपने जो, मैं अभी फिलहाल वही लिगेंड बता रहा हूं जो आपने पढ़े हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरी सीरीज नहीं पढ़ी इसलिए मैं सारे एलिमेंट्स आपको नहीं बता रहा, फिलहाल वही एलिमेंट्स बता रहा हूं जो आपने अब तक पढ़े हैं। आपने देखा था हेलोजन्स को देखा था जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वाटर को देखा था, इसके अलावा आपने अमोनिया को देखा था जो कि एक मॉडरेट फील्ड लिगेंड होता है। फिर इसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को देखा था। ऐसी ये सीरीज आगे बढ़ती है, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, आगे बढ़ती है, और लास्ट में आपने देखा था CN साइनाइड, CO और NO, इनका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कैरेक्टर होता है ये लगभग लगभग बराबर होता है। CN साइनाइड, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, ये जो 3 लिगेंड है इनका स्ट्रॉन्ग फील्ड कैरेक्टर बराबर होता है। अब जरा बात को समझना, ऑक्टाहेड्रल के केस में, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा वेट करो, अभी सब समझ में आएगा। मतलब जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हालांकि मेरा मानना है सेकंड ईयर में आप पढ़ के आए तो आपको ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट नहीं पता है नो प्रॉब्लम, वेट करिए, अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये मेरे वीक फील्ड लिगेंड है, ये मेरा d ऑर्बिटल था, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। देखो मैंने जो सीरीज ऊपर चलाई है, ये ध्यान रखना, ये जो सीरीज चलाई है ये कैसे चलाई है, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। तो ये जो मैं नीचे इसके जस्ट लिख रहा हूं, ये जो मैं इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूं, ये वीक फील्ड की स्प्लिटिंग लिख रहा हूं। वीक फील्ड स्प्लिट हुआ, नीचे वाला इसका T2G ऑर्बिटल, दैट मींस वही 3 पार्ट, और ऊपर वाला EG ऑर्बिटल, दैट मींस वही D के 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे D के 3 ऑर्बिटल। ये है इसका एनर्जी गैप जो है डेल नॉट। फिर इसके बाद मैं आया NH3 और H2 के पास, जो होते हैं मॉडरेट फील्ड लिगेंड, हालांकि हर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए वीक भी होते हैं, किसी के लिए भी स्ट्रॉन्ग, तो इसे मैं जनरली मॉडरेट फील्ड लिगेंड बोलता हूं। हालांकि मॉडरेट फील्ड लिगेंड का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं कि मॉडरेट फील्ड लिगेंड है। तो इसकी स्प्लिटिंग देखो, ये एनर्जी गैप है यहाँ पे, इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी सी और ज्यादा होते हुए दिखेगी, ये गैप और बढ़ता हुआ दिखेगा। समझना कहानी को, कंसेप्ट का ही सारा खेल है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको आंख बंद करके अटेम्प्ट कर सकते हैं।
मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंख बंद कर अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आंख बंद करेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। चलिए खैर, यहां पे अगर मैं इसको देखूं, जो ये मॉडरेट वाला हो गया, अब ये स्ट्रॉन्ग वाला, ये स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, इस स्प्लिटिंग गैप को और ज्यादा राइज कर देगा, स्प्लिटिंग गैप को और ज्यादा राइज कर देगा। आप देखेंगे ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो चुका है। तो डेट मीन्स मैं एक ओवरव्यू ये ले सकता हूं कि जो डेल नॉट होगा, मतलब ये एनर्जी गैप होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मॉडरेट फील्ड लिगेंड का होगा, और उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड का होगा, WFL, वीक फील्ड लिगेंड। आपको ये चीज यहां पे 100% नोट करनी है, याद करनी है। अब कहानी क्या है इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब मैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक और केस लेके चलता हूं, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, इसका वीबीटी मुझे खुद से करके दिखाएंगे। कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं FeCN6 और इस पे चार्ज है 4- ले लेता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ A to Z आपको निकालना है, वो सब आपका काम है। ये 9 क्वेश्चन अभी के अभी जस्ट क्लास के बाद आपको ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करना है, ठीक है। जब तक सेंड नहीं करेंगे, जब तक आप जो है अपने आप को फ्री नहीं मानेंगे, ठीक। वो सब कुछ आपको निकालना है। बस मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि जो ये Fe है यहां पे, इसमें Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब मैं स्प्लिटिंग करूंगा तो Cn, अभी थोड़ी देर पहले बताया, CnCO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस ये एनर्जी गैप इज वेरी हाई। दैट मींस T2G और EG के बीच का ये एनर्जी गैप बहुत हाई है। अब जरा सोचिए, अगर ये एनर्जी गैप हाई है तो जब Cn FeCN, जब मैं यहाँ Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालूंगा, ये +2 आएगा। +2 का मतलब ये है कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0 हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड द 6th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की जगह नीचे ही पेयर हो जाएंगे। तो आपको पता है नीचे 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमने देखा Cn इस एनर्जी गैप को, ये जो T2G EG का एनर्जी गैप है, इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से लिगेंड ऊपर नहीं जा पाते। सो ड्यू टू हाई एनर्जी गैप, हाई E गैप, एनर्जी गैप E गैप इन बिटवीन T2G एंड EG, तो T2G और EG के बीच में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इन द T2G फर्स्ट। मान लीजिए अगर यहां 7 इलेक्ट्रॉन होते तो 6 पहले यहां पेयर्ड हो जाते, फिर 7वां मजबूरन ऊपर जाता। वो क्यों जाता, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पहली जगह घेर चुके हैं। 7वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां था, उसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है उससे 7वें इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन मिलता, प्रतिकर्षण मिलता, तो मजबूरन उसके पास इतनी एनर्जी आती कि वो ऊपर पहुंच जाता। तो याद रखना है, जब ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरन नीचे ही पहले फिल होना पड़ेगा, नीचे ही पहले पेयर होना पड़ेगा। तो मान लीजिए Fe के केस में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे ही फिल हो जाएंगे, और जैसे ही वो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल हो जाएंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा। हमने देखा एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्लियर होता है कि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बच्चों हमें पहले बीबीटी में नहीं पता होता कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए मैंने कहा था लास्ट ईयर रट लो, 3rd ईयर में आते ही ये चीजें 100% आप समझने भी लगोगे कि Cn ने, ऐसा नहीं था Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड था, वो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं था, उसने इस एनर्जी गैप को, जो T2G और EG है, इसके एनर्जी गैप को इतना बढ़ा दिया, इतना राइज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को जंप ही नहीं कर पा रहे। तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरन नीचे ही फिल होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर मजबूरन नीचे ही फिल हो रहे हैं तो यहाँ पे Cn ने जो बिहेवियर दिखाया उसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन ने जोड़ा बना दिया। और आप जानते हैं अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो उसी कंसेप्ट को बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नाम दिया, क्योंकि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है डी ऑर्बिटल का, इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे ही फिल हो गए, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे T2G ऑर्बिटल में ही फिल हो गए। यदि सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में फिल हो गए तो हमने देखा सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर हो गए, और हमने देखा यही पेयरिंग का कंसेप्ट
हम कहते हैं कि हाँ भाई Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि उसे सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर कर दिया, एनर्जी गैप को ज्यादा तोड़ दिया। तो इसीलिए इस एनर्जी गैप के बेसिस पे हमने एक नया आइडिया लगाया कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड का कुछ कंसेप्ट होता है, और वीक फील्ड के केस में ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने से ऊपर वाली स्टेट में भी सिंगल सिंगल फिल हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा था FeH2O वाले केस में कि इलेक्ट्रॉन को हम पहले सिंगल सिंगल भर रहे थे, क्योंकि वहां एनर्जी का गैप ये ज्यादा नहीं था, डेल नॉट की जो गैप है ये ज्यादा नहीं था। सो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सीसीएस में जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन में आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही 3 एनर्जी गैप बना देगा, कहेगा इस 3 एनर्जी गैप में से ए बी सी बोल देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा। इसमें बोलेगा बता दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए इनमें से कौन सा वाला एनर्जी गैप सही है, ई ए ई बी ई सी। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा ई सी वाला, सॉरी ई सी वाला। क्लियर है सभी को? जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट सभी को क्लियर है? जो लास्ट ईयर हमने रटा था, इस साल हमने वो समझा है कि कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट बाद में समझ में आता है, पहले ये समझ में आता है कि लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या है। लिगेंड इस मेटल और लिगेंड का जब इंटरेक्शन होता है तो इतना रिपल्सन करता है, दैट मींस वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन से इतना रिपल्सन करते हैं कि T2G और Eg की एक एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली स्टेट में नहीं जा पाता है, नीचे ही पेयर्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर नीचे ही पेयर्ड हो गया तो हमने देखा उस कंसेप्ट की वजह से, लिगेंड की उस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर्ड हो गए, तो हम ऐसा देखते थे लास्ट ईयर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये लिखा था कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियस है, मैंने अभी देख लिया कि वो पेयरिंग करता है। अब बच रहा है इसकी CFSC निकालना, तो आप इसकी CFSC कैलकुलेट कर लीजिए। द CFSC इक्वल टू नीचे वाले की एनर्जी जो है इट इज -0.4 माइनस 0.4 डेल नॉट इंटू इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 प्लस 0.6 डेल नॉट इंटू इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऊपर, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस n इंटू पेयरिंग एनर्जी। अब मुझे यही चेक करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। बच्चों जरा ध्यान रखना, पेयरिंग एनर्जी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के द्वारा पेयर कराए गए हैं। इसने एनर्जी गैप इतना बढ़ा दिया कि जो लिगेंड है उसके जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन को मजबूरन पेयर होना पड़ा, मेटल के इलेक्ट्रॉन को मजबूरन पेयर होना पड़ा। तो जरा देखूं Fe के केस में, जब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 था, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन 6 वाला जो छठा इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी पेयर था। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर करा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयर करा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयर करा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस स्प्लिटिंग की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखनी है, n की वैल्यू 2 रखनी है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, कि भाई पहले से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको पेयरिंग एनर्जी में नहीं गिना जाता, स्प्लिटिंग की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आए हैं उसी को पेयरिंग एनर्जी में गिना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी CFSC लिखूंगा तो इट इज -2.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। सो व्हाट इज द CFSC, आपने यहाँ पे निकाल के देख ली। अब आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दूसरा कि भाई बता दीजिए यहाँ पे जो आपका जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो सब आपको निकालना है और निकाल के मुझे सेंड करना है। बट फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? इट इज क्लियर टू यू और नॉट? सर इतना होता है। हाँ जी बोलिए। क्लियर सर हाँ जी, जैसे जिनको डाउट Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और सर हाँ जी। H2O वीक है, तो सर यहाँ पे ठीक हमें है। क्लियर थोड़ा ना होगा कि कौन सा है। वो तो हमें पहले से पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सर वो तो बस पता चला कि प्रोसेस क्या होता है। हाँ जी, प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता चला है, क्योंकि ये मैंने पिछले साल आपको रटवा दिया था कि H2O वीक फील्ड है और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बट इस साल हमने उसी चीज को समझा कि कैसे ये वीक फील्ड है, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। हमने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड में एनर्जी गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से मजबूरन इलेक्ट्रॉन को पेयर होना पड़ रहा है, और पेयर होना पड़ रहा है तो उसकी वजह से हम उस कंसेप्ट को कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दैट मींस मैंने लास्ट ईयर ही समझा दिया था कि अभी बस रट लो और अगले साल इसको समझ लेंगे। तो यही चीज है कि ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि जरूरी नहीं है कि एक फील्ड, एक लिगेंड अगर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे के लिए वीक है। फॉर एग्जांपल आप NH3 को ही ले लीजिए। NH3 अगर आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब वो आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा, तो इसी आयरन के लिए जब ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। और यही NH3 इस आयरन के साथ +3 ऑक्सीजन स्टेट में होगा
तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो देख सकते हो एक ही लिगेंड बस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने की वजह से वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट हो गया। तो टोटली ये चीज डिपेंड नहीं करती लिगेंड पे, ये डिपेंड करती है मेटल पे भी। जरा सोचिए Fe पे यहाँ +2 चार्ज है, Fe पे यहाँ +3 चार्ज है। अभी हम कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी गैप। तो हम देखेंगे आयरन भी यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट में है और एक जगह +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। जरा खुद सोचिए +3 ऑक्सीजन स्टेट में कब आया होगा, जब Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तब ये +3 में आया होगा। +2 में कब आया होगा, जब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अब जरा कंसेप्ट को समझिए कि Fe ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, भाई इसने काम ज्यादा करा है तो उसको भूख भी ज्यादा लगेगी। उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, काम कम करा है तो भूख भी कम लगेगी। तो डेट मींस Fe ने जब 3 इलेक्ट्रॉन दिए, उसको भूख ज्यादा है तो Fe पे है ज्यादा प्लस चार्ज, NH3 पे है माइनस चार्ज। प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे और जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप हो जाएगा और एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे ही पेयर्ड हो जाएंगे और अगर नीचे पेयर्ड हो जाएंगे तो Fe3+ वाला कैसा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। जबकि Fe2+ वाला चार्ज है बट Fe3 के तरह इतना ज्यादा नहीं है तो इंटरेक्शन होगा एक हद तक होगा। डेट मींस यहाँ पे NH3 ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी गैप भी यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी गैप में भी स्प्लिट नहीं होगा तो Fe जो है +2 में वीक फील्ड की तरह काम करेगा। तो क्लियर है ये आइडिया, जल्दी से बताइए, इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। तो इट इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। हम एक जनरल ओवरव्यू लेके चलेंगे कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है। तो जनरली बच्चों हम जो साइंस पढ़ेंगे, हालांकि हमें यही चीज थोड़ा लेट समझाई जाती है कि जो हमें विज्ञान पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी बेसिस पे पढ़ना होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ऊर्जा ही स्रोत है हर चीज को चलाने का। तो जितनी भी हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं ये सब कहीं ना कहीं एनर्जी बेस्ड होता है, एनर्जी बेस्ड होता है। तो जैसे एनर्जी के बेस पे हमने ऑर्गेनिक पिछले साल जो है बहुत सारी ही रिएक्शंस को हमने पढ़ा था, जिसमें याद करिए हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी थी उनमें यही देखा था कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं। तो हमने वही देखा था कि अगर सिस वाला प्रोडक्ट बनता है तो ज्यादा स्टेबल है, ऑर्थो में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। तो सब वो कंसेप्ट एनर्जी बेस्ड डिपेंडेंट ही है। तो चलिए खैर, आप ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए थे वो सारे क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करने हैं। FeCN6 और इस पे चार्ज है 4-। घर के लिए कुछ क्वेश्चन और देता हूं। CrH2O का होल 6, इस पे चार्ज है +2। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। Cr है ये क्रोमियम, ये भी आपको करना है और सेंड करना है। ये FeCN6 वाला तो अभी जस्ट करके सेंड करना है और सभी को करना है। अब मुझे ये बता दीजिए कितने बच्चे ऐसे हैं